गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए उस दिन सोशल में हम आपने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था और उसमें हम जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें हमने आपको दो टॉपिक छोड़ दिए थे। एक तो तुम्हारा जर्मनी का एकीकरण और दूसरा ब्रिटेन का एकीकरण। ब्रिटेन का एकीकरण। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों को देखते हैं। पहले हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण के अंदर क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बिस्मार्क। तो ये कौन था? प्रसा का प्रधानमंत्री था। इसमें थोड़ा हम और टॉपिक भी देखेंगे कि देखिए प्रसा का प्रधानमंत्री बिस्मार्क का इसमें बहुत बड़ा बहुमूल्य योगदान है जर्मनी के एकीकरण में। एक जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक वर्ड था फ्रैंकफर्ट संसद ये क्या है? देखिए फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? तो फ्रैंकफर्ट संसद ये जर्मनी का जब एकीकरण प्रारंभ हुआ तो जर्मनी के जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने एक संसद का आयोजन किया। उन्होंने जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट एक शहर है, वहां पर मिलकर के टेनिस कोर्ट में एक संसद का आयोजन किया और उनकी प्रमुख मांग थी, जो डिमांड थी वो थी जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी को एक करना। उन्होंने मांग की कि जितने भी छोटे छोटे राजा हैं जर्मनी में, उस समय लगभग 38 छोटे राजा डिवाइड थे। ऑस्ट्रिया का भी प्रभुत्व था, फ्रांस का भी प्रभुत्व था। तो यहाँ पर उन्होंने मांग की। तो उस समय जो प्रसा राज्य था, प्रसा का राजा जो था फ्रेडरिक विलियम। कौन था? फ्रेडरिक विलियम जो राजा था, इससे कहा कि इसके नेतृत्व में एक छोटे राज्यों के राजा हराए और एक नए जर्मनी का उदय करें। लेकिन फ्रेडरिक विलियम को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया और वो इस चीज के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने अपनी सेना भेज करके फ्रैंकफर्ट में जो लोग थे उन सबको पकड़ करके जेल में डलवा दिया। लेकिन फिर यहीं से शुरू होता है इसका एकीकरण। कि कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि फ्रांस में फ्रेडरिक विलियम की जगह पर विलियम प्रथम वहाँ का जो राजा बनता है और उसके बाद प्रधानमंत्री बनता है, प्रसा का प्रधानमंत्री बनता है बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क ये जनतंत्र का विरोधी था, जनतंत्र का विरोधी था, यानी ये लोकतंत्र नहीं चाहता था, इसको लोकतंत्र नहीं चाहिए था। ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यानी राजतंत्र का समर्थक था। लेकिन ये चाहता था कि राजतंत्र भी कैसा हो? मजबूत राजतंत्र हो, एक राजा हो, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित राज्य न हो। तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण में प्रसाद की सेना लेकर एकीकरण प्रक्रिया प्रारंभ की। उसने जो नीति अपनाई उसको कहा था रक्त लौह नीति, यानी मारकाट हो, कठोर नीति अपनाई। इसको रक्त लौह नीति के नाम से जानते हो। उसने छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण करके उड़ाया और ऑस्ट्रिया का यहाँ पर जो प्रभुत्व था उसको, ऑस्ट्रिया को भी अपने देश से बाहर निकालना चाहता था। इसने कई कार्य किए और लगभग 4 चरण यहाँ पर रहे और 4 चरणों में धीरे धीरे करके इसने जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की। इसमें एक जो था आर्थिक सुधारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसाद ट्रेन का चलाया जाना या अन्य सुधार, जो टैक्सेशन नीति थी, तमाम एक मुद्रा की नीति थी, उन चीज़ों ने भी इसमें एक अहम योगदान अदा किया। और अंततः जर्मनी को विलियम प्रथम राजा था, इसके नेतृत्व में 1871 में एकीकृत जर्मनी की स्थापना कर दी गई। और यहाँ पर एकीकृत जर्मनी प्रसा के नेतृत्व में एकीकृत जर्मनी और विलियम प्रथम को यहाँ का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जर्मनी और इटली इन दोनों का एकीकरण युद्ध के माध्यम से हुआ। 4-5 चरणों में युद्ध चले और इसमें बिस्मार्क का या उधर गैरिबाल्डी का या
काबूल का युद्ध के माध्यम से दोनों एकीकरण किए गए और एक दो विश्व के पटल पर दो नए देश उभर करके आए, एक जर्मनी और दूसरा इटली, जो आगे चल करके यूरोप के इतिहास में बहुत ही शक्तिशाली देश हुए और यूरोप की दिशा और दिशा निर्धारित करने में इन दोनों देशों ने अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो इसके बाद हम दूसरा जो है वो देखते हैं। अब हम देखेंगे ब्रिटेन का एकीकरण। क्या देखेंगे? ब्रिटेन का एकीकरण। ब्रिटेन का एकीकरण मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? देखिए यहाँ पर ब्रिटेन का एकीकरण हम पढ़ेंगे। ब्रिटेन का एकीकरण। ब्रिटेन का एकीकरण जब हम पढ़ते हैं तो इसकी कहानी जो है वो थोड़ा अलग है। ये जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हुआ है उससे बिल्कुल अलग कहानी है इसका। इसलिए उस दिन मैंने लिखा भी था कि सांस्कृतिक एकता, या फिर हम कह सकते हैं इसको सांस्कृतिक एकता के आधार पर सांस्कृतिक श्रेष्ठता कहेंगे इसको। हम कहेंगे श्रेष्ठता का सिद्धांत यहाँ पर युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी। ब्रिटेन क्या है? तो देखिए ब्रिटेन सबसे पहले ब्रिटेन जो है, आज हम जिस ब्रिटेन का नाम सुनते हैं, जिसने हमको गुलाम रखा, जिसके हम लगभग 200 वर्षों तक हम गुलाम रहे, उपनिवेश रहे, उस ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 3 देश आते हैं और तीनों को मिलाकर के जो है ब्रिटेन का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन्होंने सांस्कृतिक श्रेष्ठता के आधार पर, जैसा कि प्रयास भारत में भी किया था इन्होंने, क्या भाषा कि हमारी भाषा श्रेष्ठ है, तुम लोगों की जो भाषा है वो श्रेष्ठ नहीं है, और अपनी भाषा को अन्य लोगों पर थोपा यानी बड़ी किसी भी प्रकार से उनको सिखाया। और जब वो आपकी भाषा सीख गए, जब आपकी भाषा में वो पढ़ने लगे, तो धीरे धीरे उनको वो भाषा अपनी लगने लगी। जैसे इंग्लैंड की भाषा थी अंग्रेजी, क्या थी? अंग्रेजी। और इस वेल्स स्कॉटलैंड की स्कॉटिश भाषा थी। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी अंग्रेजी भाषा को वेल्स और स्कॉटलैंड, एक आयरलैंड और देश है लेकिन वो यूके में आता है, ब्रिटेन में नहीं है, तो इन दोनों देशों के लोगों को सबसे पहले अपनी भाषा सिखाई, अंग्रेजी सिखाई। और जब भाषा सीख गए तो इनको एक सांस्कृतिक रूप से गुलाम हो गए। उनको ये नहीं लगा कि हम किसी बाहरी शक्ति के गुलाम हुए या बाहरी शक्ति ने हम पर आक्रमण किया है। दूसरी चीज थी भाषा के अलावा धर्म। जैसा कि आप जानते हो यहाँ सारे के सारे ईसाई था, लेकिन ईसाई धर्म में भी 2 शाखाएं थी, एक रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म। तो रोमन, जैसे इंग्लैंड में हमने देखा प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ, सुधारवादी ईसाई धर्म। तो इन्होंने क्या किया कि अपने रोमन कैथोलिक धर्म की बजाय इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट धर्म वेल्स और इंग्लैंड में भी पहुंचाया और बताया कि इसकी ज्यादा श्रेष्ठ है, रोमन कैथोलिक से ज्यादा श्रेष्ठ है, सुधारवादी है, प्रगतिवादी है, ये अर्थव्यवस्था का सुधार करेगा, हमको आगे ले जाएगा। और इन्होंने धीरे धीरे अपने धर्म का भी विस्तार क्या है इन दोनों देशों में कर दिया। तो भाषा और धर्म दोनों का जब विस्तार कर दिया तो उसके बाद अपनी फिर ये जो इंग्लैंड के जो मानसिक रूप से ये उसके अधीन हो गए और उन्होंने भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, फिर धार्मिक अपनी एक सांस्कृतिक संस्कृति, त्योहार, पर्व, इनके आधार पर जब एक जैसे लगने लगे तो उनको कभी ये लगा ही नहीं कि हम किसी अन्य देश के अधीन है। और शहर ये दोनों देश इंग्लैंड के साथ आ गए और एक ब्रिटेन नाम का नए देश का उदय हुआ, ब्रिटेन का एकीकरण हुआ। और तो इस प्रकार से एक ब्रिटेन नाम का नया देश बना, जो आगे चल करके हम देखते हैं कि भारत सहित दुनिया के, यूरोप के या विश्व के लगभग 70 से 80 देशों पर जिसने शासन किया, इवन तो भारत पर भी शासन किया, तो उसी ब्रिटेन की एक कहानी थी। लेकिन ये एक इसमें बस अंतर ये है कि यहाँ पर युद्ध का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ सांस्कृतिक एक। भारत में भी ऐसा प्रयास किया था, आपने देखा इंडो चाइना चैप्टर जो था पिछली बार हमारे में, उसमें भी यही किया था। हमारे यहाँ भी इन्होंने अंग्रेजी सिखाई हम लोगों को, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम लेकर के आए। ईसाई धर्म परिवर्तन भी इन्होंने कराया, क्योंकि उनको मेन उद्देश्य यही था कि अगर भारतीय कैसे भी मन से अंग्रेज हो जाए तो हमारी नीतियों का वो विरोध नहीं करेंगे। और इसी सिद्धांत के आधार पर ब्रिटेन का एकीकरण हुआ। ये दोनों एकीकरण के साथ ही हमारा जो पहला चैप्टर था वो समाप्त हो गया है और इसमें जो कुछ भी रह गया होगा वो देखेंगे। और इसके हमने नोट्स आपको क्वेश्चन आंसर
और अन्य जो महत्वपूर्ण थे वो हमने सारे डाल दिए, उसी दिन डाल दिए थे और डले हुए हैं। उनमें से क्वेश्चन आंसर की आप फेयर पे उतार लेना, फेयर कर लेना, और इसके बाद ये अगला चैप्टर जो है हम उसके नोट्स आपको वही इसके बाद प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।